बेटा मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस जी वक्त सर। चलो गुड। मैं अपनी क्लास इस वक्त एक टैबलेट से ले रहा हूँ, इसमें बहुत टाइम लगा, इसी पे हम लोग कोशिश कर रहे थे करेक्ट होने की, कि इस वक्त मैं आईपैड से क्लास ले रहा था क्योंकि मुझे इस पे समझाना था आप लोगों को। तो ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। और मैं अपना स्क्रीन अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? So please stay with me now. Just going to share screen with you. Share screen का कहाँ है भाई? Record chat meeting, minimize issue discount. So here is, we have to move now. Share screen. Share. जी बेटा, अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? यस। ओके ग्रेट। तो चलो जी, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास, और मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे म्यूटेशन। और मैंने आपको म्यूटेशन की 3 किस्में बता दी थी। नंबर 1 क्या था? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। दूसरा हमने पढ़ा था डिलीशन। और तीसरा हम पढ़ेंगे कौन सा? एडिशन। मैंने म्यूटेशन की जो डेफिनेशन थी वो आपके साथ शेयर की थी कि म्यूटेशन होती क्या है? अनप्रेडिक्टेबल चेंज, unpredictable change in the structure of DNA or in the number of DNA molecules. जब आप नंबर ऑफ जो कि डाउन सिंड्रोम का केस मैंने आपको कल बताया था, और जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं तो आप जीन की तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन की 2 किस्में हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, and the other one is called chromosomal mutation. Chromosomal mutation. 2 तरह की म्यूटेशन है हमारे, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन तो खैर हम लोग नहीं पढ़ते, मैंने इसकी कल एक एग्जांपल आप लोगों को दी थी, और दैट इज द डाउन सिंड्रोम। जो कि आपने ओल्यूल के अंदर की बुक के अंदर पढ़ी हुई है। डाउन सिंड्रोम में आपको बताया था मैंने कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बराबर सेपरेट नहीं होते।
मेयोसिस का जो एनाफेज 2 होता है उसमें क्रोमोसोमल सेपरेशन इर्रेगुलर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये एक सेल है और इस पे क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं इक्वेटर के ऊपर, और इसमें जब डिवीजन होगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा और इसको सेपरेट करेंगे एक दूसरे से। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है वो इनअप्रोप्रिएट वे में डिवाइड होता है। पहला पेयर तो सेपरेट हो जाता है, दूसरा भी सेपरेट हो जाता है, तीसरा भी सेपरेट हुआ, और जो चौथा है वो भी सेपरेट हुआ, लेकिन पांचवें में ये पूरा क्रोमोसोम एक तरफ आ जाता है और दूसरे में एक मिसिंग होता है। तो इस केस में आप देखिएगा कि ये जो सेल जो बने हैं इसमें एक सेल जो है वो उसके अंदर डीएनए की तादाद जो है वो कम है, यानी इसमें 4 है और दूसरे में कितने हैं, 6 है। हालांकि दोनों में कितने होने चाहिए थे, 5-5 होने चाहिए थे, तो इसने एक डीएनए इसका एक्स्ट्रा लेके आ गए। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में जब 2 सेल बनते हैं, यानी हमारे पास डीएनए होती है 92, तो इधर बी सॉरी मैं इसको चूंकि हम लोग मेयोसिस पढ़ रहे हैं और सेकंड मेयोटिक डिवीजन है, तो इस वक्त 92 नहीं होते बल्कि 46 होते हैं। तो 46 अगर है, तो अगर ये 46 2 में डिवाइड हो जाता है तो एक में आ जाते हैं 22 और एक में आ जाते हैं 24। तो 22 वाला तो मैंने उस दिन बताया था कि ये सर्वाइव नहीं करता, ये खत्म हो जाता है, और 24 वाला जो है ये सर्वाइव करता है। अब अगर एक इसी ह्यूमन बीइंग का एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर भी 2 सेल्स बनते हैं, एक 23 और दूसरा 23, ये मेल है जो कि नॉर्मल है, ये फीमेल है। अब अगर ये 23 वाला इस 24 वाले के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये बनेगा 47। तो ये एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, डाउन सिंड्रोम का केस आता है, डाउन सिंड्रोम। और इसका एक और नाम दिया जाता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है एक होमोलोगस पेयर के अंदर 3 क्रोमोसोम होते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग में हर जगह 2-2 हर पेयर में, लेकिन एक जो 22nd पेयर 21st पेयर होता है उसमें 3 क्रोमोसोम आते हैं। तो इसी तरह इसकी वजह से क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से ट्राइसोमी या फिर डाउन सिंड्रोम का केस बनता है। ये सारी चीजें क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आप ओ लेवल के अंदर भी पढ़ चुके थे, और AS-A2 लेवल के अंदर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं पढ़ते, जीन म्यूटेशन पढ़ते हैं। तो ये जो अभी आपने ऊपर लिखा है ये असल में जीन म्यूटेशन की 3 किस्में हैं। ये असल में क्या है, जीन म्यूटेशन है। तो जीन म्यूटेशन के हमने 3 पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड एडिशन। तो मेरे ख्याल में कल हमने सब्स्टिट्यूशन पे काफी खासा डिस्कशन कर चुके थे, इजंट इट? ऐसा है, मैंने 4 चीजें बताई थी सब्स्टिट्यूशन की, या तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, या लेस डेंजरस हो सकता है, या इसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा, और चौथा मैंने आपको उसके अंदर बताया था सिकल सेल एनीमिया के अंदर इसका इम्पैक्ट बताया था। ऐसा ही था, आप ही की क्लास में बताया था ना, मैंने याद है। जी सर यहीं तक बताया। जी हाँ यूसुफ, जी सर यहीं तक बताया था, सिकल सेल एनीमिया तक बताया था। ठीक है ठीक है। तो आज जो हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं वो है डिलीशन। डिलीशन म्यूटेशन कैसे होगा, मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, एक डीएनए का सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल CGC CTT GAC CAG, ये एक सीक्वेंस है एक जीन का, और इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रिपलेट कोड लगे हैं डीएनए में। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें हो जाती है डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है कि इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, यानी सब्स्टिट्यूशन में तो ये था कि एक अगर रिमूव हो जाता था तो उसकी जगह पे दूसरा आ जाता था, यहाँ दूसरा नहीं आता बल्कि एक जो है वो लॉस हो जाता है। सपोज करें जो लॉस हो रहा है वो सेकंड न्यूक्लियोटाइड का T है, मतलब ये वाला, ये क्या हुआ, ये हो गया डिलीट, ये डिलीट हो गया। जब ये डिलीट हो जाएगा तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी, तो पहला न्यूक्लियोटाइड तो वैसे ही आएगा CGC, दूसरा जो आएगा तो C के फौरन बाद क्या है, T था जो कि गायब हो गया, दूसरा भी T है तो CT आया। लेकिन अब यहाँ जो बात कहने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन के साइड से अगर आप पढ़ते हैं, यानी अगर ये 3 प्राइमर है और ये 5 प्राइमर है, तो अगर किसी भी डीएनए का
मैसेंजर आरएनए जो कि 3 to 5 प्राइमर बन रहा होता है, तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि अगर कोई कोड डीएनए का मिस होता है तो वो अगला वाला कोड मिला के इसको रीड कर रहा होता है। मतलब कहने का ये है कि अब ये टी तो यहाँ से खत्म हो गया, ये टी है, इस टी के बाद जो अगला लेटर है वो क्या है, जी है, तो वो इस टी के साथ उस जी को मिला देगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा 3 पूरा करने के लिए। अब जाहिर सी बात है आगे ए सी रह गया, तो ए सी किसको हटा देगा साथ में, इस वाली सी को ले लेगा, ए सी सी हो जाएगा और आखिर वाला रह जाएगा ए सी। तो ये केस आ जाएगा हमारे पास। मैसेंजर आरएनए जो कोड करेगा वो ऐसे कोड करेगा डीएनए को कि डीएनए के ट्रिपलेट कोड को वो इस तरह रीड करेगा। तो वो सीटीटी के बजाय इसने क्या रीड किया, सीटीजी को रीड किया और आगे एसीसी को रीड किया। अब अगर ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहे और इसमें कम से कम 100 कोड होंगे, तो आपको नहीं लगता कि हर कोड चेंज हो जाएगा आगे जाते जाते? क्योंकि आगे वाले की जो 3 है उसमें से एक पीछे पुश होगा, फुल होगा, एंड में एजी नहीं आएगा, एंड में आएगा जी, सॉरी एजी आएगा, बिल्कुल एजी आएगा। तो इसी तरह ये तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आगे और भी न्यूक्लियोटाइड्स है बहुत सारे, तो इस तरह हर एक कोड चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। देखो ना, हाँ, सब्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ एक कोड चेंज हुआ था, एक की जगह दूसरा आ गया था, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपने हर एक कोड चेंज किया। तो जो हमारे पास इससे पॉलीपेप्टाइड बनेगा इस जीन से, तो उस पॉलीपेप्टाइड में पहला अमाइनो एसिड तो सही होगा, उसके बाद बाकी सारे जो है वो रॉन्ग बनेंगे क्योंकि हर एक कोड चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है इतना बड़ा रॉन्ग प्रोटीन बनेगा कि जिसको बॉडी का इम्यून सिस्टम ही उड़ा देगा, क्योंकि वो इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेगा। वो कहेगा भाई ये कौन सा प्रोटीन है, ये तो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो कुछ बीमारियां, कुछ डिजीजेस हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं कि जिनके प्रोटीन ही नहीं होते, सिरे से होते ही नहीं है। एक तो होता है प्रोटीन खराब है, एक होता है प्रोटीन है। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी वजह से क्या होती है, बेस सब्स्टिट्यूशन या बेस डिलीशन की वजह से पूरा का पूरा प्रोटीन जो है वो गायब होता है, होता ही नहीं है सिरे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोटीन गायब है, प्रोटीन नहीं है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलीशन। यार देखो, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैंने आप लोगों को एएस के अंदर भी बताया था कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और वो स्टेटमेंट है द कैट एट द रैट। ये एक सेंटेंस है जिसका मतलब है चूहा बिल्ली चूहा खा चुका है, द कैट एट द रैट। और इस सेंटेंस का एक मतलब है, इसकी एक मीनिंग है जो हम सब समझते हैं। लेकिन इस सेंटेंस की खास बात यह है कि इसका हर वर्ड 3 लेटर से बना है, THE CAT ATE THE RAT, द कैट एट द रैट। और इसमें हर एक ट्रिपलेट कोड है। इसको ये समझो कि हर एक ट्रिपलेट कोड है, जैसे डीएनए के ऊपर लगा होता है। तो इसका मतलब है जैसे डीएनए की लैंग्वेज होती है, डीएनए की कोडिंग होती है, इस तरह ये हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज है और उसकी कोडिंग है, जिसका मतलब हम समझ रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर डिलीशन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिलीशन मैं इस जगह पे करता हूँ कि इस ई को उड़ा देता हूँ, तो बेटा बताते जाएं जरा, ये हो जाएगा TH, ये आगे वाली सी को अपने साथ लगा देगा, आगे वाला AT आगे वाले ए को साथ जोड़ देगा, TE आगे वाली टी को जोड़ देगा, HE आगे वाले R को जोड़ देगा और AT। अब जरा इस सेंटेंस को कौन पढ़ के सुनाएगा? जरा सुना के दिखाओ क्या बना। तक आटा चट हर आठ। अब क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब बनता है? किसी से अगर जुमला बोलोगे तक आटा चट हर आठ, वो कहेगा भाई ये क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? उसको पता नहीं है कि इसका मतलब है द कैट एट द रैट। सिर्फ एक लेटर बीच में से मिसप्लेस हो गया है, इसलिए इस सेंटेंस को कोई रीड ही नहीं कर पा रहा। कह रहे इसका क्या मतलब है? जिस तरह हम इसका मतलब नहीं समझते, इस तरह राइबोसोम इस प्रोटीन को नहीं समझता जो आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, इसका हर कोड चेंज हो चुका है। जब वो नहीं रीड कर सकता है इसको, तो वो बॉडी के इम्यून सिस्टम से कहते हैं कि इसको उड़ा दो, खत्म कर दो। तो उसके बाद उसको बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको उड़ा देते हैं और वो प्रोटीन बॉडी में मिसिंग होता है। सो दिस इज वन ऑफ द केस ऑफ डिलीशन, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्योंकि उसके अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसको
उड़ा दिया गया है या वो डिलीट हो चुका है। आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग नाउ व्हाट आई एम सेइंग। समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गया डिलीशन। अब बिल्कुल एडिशन भी इसी की तरह होता है, एडिशन भी सेम है, एडिशन में और डिलीशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। एडिशन में आपने सिर्फ ये करना है कि इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसको एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। यानी जैसे कि अभी आपने कहा कि CG CTG ACG and so on CAG and DAC, ये सारी तरतीब है फॉर एग्जांपल। अब हम कहते हैं कि इसमें एक जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा ऐड किया गया, और वो जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो सपोज कीजिएगा कि इस जगह पे ऐड किया गया है, सपोज करें इस जगह पे, और वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, वो है एक टी एक्स्ट्रा। तो अब पीछे वाली तरतीब तो सही जाएगी, CGC CTG, ये भी सही जाएगा। यहाँ आएगी गड़बड़, AC के साथ कौन आएगा, T आएगा, ये आगे वाली G को पुश कर देगा, तो G जाएगा C और A के साथ, वो आगे वाला G लेके जाएगा T A के साथ, और वो C को आगे पुश कर देगा, जो कि इस तरह आगे हर एक आगे मूव करता जाएगा। तो इस तरह यहाँ से पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हुआ, इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हुआ, पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हुआ। तो अब आपको पता चल गया कि डिलीशन और एडिशन बहुत डेंजरस किस्म की म्यूटेशन होती है, और इसमें पूरा का पूरा प्रोटीन खराब बनता है, जिसको बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, उड़ा देता है, और हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं होता। जबकि सब्स्टिट्यूशन के अंदर बचने के चांसेस होते हैं, वो मैंने बताया था कि उसमें सेम कोड आ जाएगा, तो फिर हमारी बचत हो जाएगी। अगर वो दोनों सब्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो दो डिफरेंट कोड है, अगर वो एक ही अमाइनो एसिड के होते हैं, तो फिर हमारी बचत होती है। ये आपको पता है, आपने वहां भी पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि तीनों में से जो सबसे डेंजरस था वो डिलीशन और एडिशन है, और सब्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली लेस लीथल होता है। गॉट इट? समझ गए? सर फ्रेम शिफ्ट दोबारा बताएगा, जी, फ्रेम शिफ्ट दोबारा बताएगा। फ्रेम शिफ्ट कोई ऐसी नई चीज नहीं है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है, ये पूरा डीएनए का एक फ्रेम होता है जो आप देख रहे हैं, यानी जीन, जो पूरा जीन है वो एक फ्रेम है। तो अगर इसमें एक कोड शिफ्ट होता है आगे या पीछे या डिलीट होता है, तो वो एंटायर फ्रेम को शिफ्ट कर देगा ना, नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेस पूरा का पूरा बेस शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया इज अ रिसेसिव डिजीज, ये तो आप जानते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है टू कॉज द डिजीज, टू कॉज द डिजीज the victim should be homozygous। सर एक चीज पूछनी थी,
जी बेटा, सर ये म्यूटेशन कभी बेनिफिशियल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये जो हमारे पास कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं ना, एलील्स होते हैं, डोमिनेंट एलील, ये भी असल में म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा लीथल हो या म्यूटेशन हमेशा डेंजरस हो। बाज़ म्यूटेशन जो है वो एडवांटेजियस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग इस वक़्त लीथल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कशंस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको हाइलाइट कर रहा हूँ। ठीक है? So the victim should be homozygous for the sickle cell anemia. यानी जो पेशेंट है वो लाजमी क्या होना चाहिए? होमोजाइगस होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये किसकी कर रहा हूँ? ये सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा हूँ। Is a recessive disease. To cause the disease, the victim should be homozygous for the sickle cell anemia. होमोजाइगस से मुराद ये है दोनों एलील स्मॉल होने चाहिए। तो ये होगा एक सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट। सर आपने जो हीमोफीलिया पढ़ाया था वो भी इसी का पार्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया बेसिकली सेक्स है तो डिसऑर्डर, लेकिन वो एक अलग फॉर्मेट में हमने पढ़ा था। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम पढ़ा रहे थे, और उसका जो एलील था वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर था। सिकल सेल एनीमिया का जो एलील है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता, बल्कि ऑटोसोम पे होता है। यानी ये मेल फीमेल दोनों में सेम हो सकती है, इक्वल प्रोपोर्शन से। ठीक। अच्छा, अब अगर कैपिटल एस है और स्मॉल एस है, या हम ये कहते हैं कि कैपिटल एस है और कैपिटल एस है, तो ये दोनों नॉर्मल होंगे, सिकल सेल नहीं होंगे, क्योंकि सिकल सेल एक रिसेसिव डिजीज है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हेट्रोजाइगस वाले होते हैं, ये वाले यानी हेट्रोजाइगस वाले जो है, ये अगर इनका ब्लड चेक किया जाए तो इनमें 5% से लेके 15% तक सेल जो है वो आपको सिकल सेल मिलेंगे। हालांकि ये बहुत लीस्ट तादाद में होती है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता फिजिकली, लेकिन हम चाहें तो किसी हेट्रोजाइगस का अंदाजा लगा सकते हैं इसके डीएनए टेस्ट से, इसके आरबीसीज को, सॉरी डीएनए टेस्ट से कह रहा हूँ, ब्लड सैंपल को अगर हम एनालाइज करें तो उससे पता चल जाता है कि ये शख्स जो है ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ सेल्स सिकल सेल मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये कोडोमिनेंट का केस है। अगर ये कोडोमिनेंट का होता तो फिर तो बहुत सारे सेल सिकल सेल होते। ये इसमें 5 से 15% सिकल सेल है, बाकी सारे नॉर्मल है। तो सिकल सेल एनीमिया होती कैसी है, इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं कुछ मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन करूं। यू नो, in sickle cell anemia, a mutation in the beta chain of the मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं। A mutation in the DNA that code the beta chain of the RBC takes place. So a mutation in the DNA that code the beta chain of the RBC takes place. तो जो DNA के अंदर म्यूटेशन होता है, जिस जीन में म्यूटेशन होती है DNA में, वो जीन RBC, आपको पता है इट्स अ क्वाटरनरी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो RBC के अंदर होता है, इन द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन कर दूं, सॉरी क्या करूंगा इसको, हीमोग्लोबिन कहूंगा इसको, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी टेक्स प्लेस। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है।
उसमें दो चेन है, दो अल्फा है, दो बीटा है। सो अगर हम फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि लेट्स सपोज कीजिएगा दिस इज अल्फा चेन, दिस इज अल्फा चेन, दिस इज बीटा चेन एंड दिस इज बीटा चेन। तो ये जो बीटा चेन है इसके अंदर म्यूटेशन होती है, आई मीन इसके डीएनए में म्यूटेशन होगी, तो इसका ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये अफेक्टेड होगा। कैसे अफेक्टेड होगा ये आपको याद रखना है। म्यूटेशन कौन से अमाइनो एसिड के या किस न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है। तो जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, आई मीन ये एक जीन है, ये एक जीन है, और ये जीन किसको कोड करता है, बीटा चेन को करता है। तो इसमें एक कोड होता है ट्रिपलेट का, जिसको हम लिखते हैं CTT। ये नॉर्मल आदमी का जो डीएनए होगा, आई मीन मैं इसको ले देता हूँ नॉर्मल जीन। देखो बाकी मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि बाकी साथ देखो यहाँ भी होंगे काफी सीक्वेंस, लेकिन उस सीक्वेंस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन सिर्फ इस ट्रिपलेट कोड में होता है जो कि CTT होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाती है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। कौन सी म्यूटेशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो रही है, जो आप पहले पढ़ चुके थे। और इस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ये जो T है ये रिप्लेस होता है बाय एडेनिन। तो जब ये एडेनिन से रिप्लेस होगा तो ये जो सीक्वेंस है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जीन का। अब ये है सिकल सेल, मैं कहूँगा सिकल सेल जीन। सिकल सेल जीन जो होगा इसका जो सीक्वेंस होगा ये चेंज हो जाएगा, और इसका नया सीक्वेंस क्या होगा, CAT। तो सब्स्टिट्यूशन हो गई है, नॉर्मल जीन की जगह पे सिकल सेल जीन आ गया और CTT की जगह पे आ गया कैप। जाहिर सी बात है अब इससे जो मैसेंजर RNA बनेगा, मैसेंजर जो mRNA बनेगा वो आगे जो भी कोड लेके जाएगा तो वो C के अगेंस्ट क्या बनाएगा, G, A के अगेंस्ट U और T के अगेंस्ट A। ये बनेगा एक एबनॉर्मल मैसेंजर RNA जिसमें म्यूटेशन वाला लेके जा रहा है। लेकिन अगर ये नॉर्मल वाला बनता, अभी नॉर्मल RNA बनता तो फिर यहाँ कोड क्या होता हमारे पास, फिर होता है U। कोड है, ये अमाइनो कोड करता है, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। जबकि CAT जो है ये एक और को कोड करेगा जिसको हम कहते हैं वेलिन। ये एक अलग अमाइनो एसिड है। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन हुई है लेकिन दोनों कोड सेम अमाइनो एसिड के नहीं है, वरना साइलेंट हो जाता। दोनों कोड अलग अलग अमाइनो एसिड के हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो अमाइनो एसिड आ रहे हैं वो वेलिन आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो अमाइनो एसिड है ये डिफरेंट है। अच्छा, अब मैं बताऊं कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है इसका जो R ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का वो क्या होता है, पोलर होता है। सो पोलर R ग्रुप, इस अमाइनो एसिड का R जो है वो पोलर ग्रुप होता है, और पोलर ग्रुप आपको पता है सॉल्युबल होता है। जबकि वैलिन जो बना है इसका जो R ग्रुप होता है वो होता है नॉन पोलर, इसलिए ये इनसॉल्युबल होता है या लेस सॉल्युबल होगा। ज्यादा बेहतर वर्ड क्या है, लेस सॉल्युबल होगा ये। अच्छा, अब अगर ये लेस सॉल्युबल होगा तो ये प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन पार्शियली सॉल्युबल होगा और RBC एक दूसरे के साथ स्टक हो जाएंगे। सो सिंस beta chain contains non-polar amino acid, it makes
the chain less soluble, and hence the RBC is less soluble, जिसकी वजह से the RBC stuck together in the form of fibers, आपस में stuck हो जाते हैं. This decreases the efficiency of hemoglobin to transport oxygen. अच्छा, अब इसमें एक की पॉइंट और आपने याद रखना है, और वो की पॉइंट ये है कि अगर आप हीमोग्लोबिन एक अफेक्टेड आदमी का और एक नॉन अफेक्टेड आदमी का कंपेयर करते हैं, यानी एक ऐसा आदमी जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है और एक ऐसा आदमी जिसको सिकल सेल एनीमिया है, तो दोनों के आरबीसी को अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोई फर्क नहीं होता. नो डिफरेंस in the RBC of both affected and unaffected person by sickle cell anemia until किस वक्त तक पता नहीं चलता, until no oxygen binds to the beta chain. लेकिन जब ऑक्सीजन अटैच होता है फिर फर्क आता है कि जिसमें जो कि आप समझिए कि जो अफेक्टेड आदमी होगा, जिसमें जिसका हीमोग्लोबिन जो है उस बीटा चेन में म्यूटेशन हो चुकी होगी, उसमें जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो उसमें फर्क पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये नॉर्मल आरबीसी है, ये दूसरा आरबीसी है जो कि अफेक्टेड है. अब देखो फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है, सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इनके साथ हम ऑक्सीजन मिलाते हैं O2 और हम कहते हैं कि अब HbO2 जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो फिर दोनों में फर्क आता है. जो नॉर्मल वाला है वो तो वैसे ही रहेगा जैसे कि नजर आ रहा है, लेकिन जो सिकल सेल होगा वो कुछ यूं हो जाता है, वो सिकल सेल हो जाता है. तो तब पता चलता है. तो एट द टाइम ऑफ ऑक्सीजनेशन, जिस वक्त आप ऑक्सीजन बाइंड करते हैं उनके साथ, तब जाके फर्क पड़ता है, अदरवाइज फर्क नहीं होता. तो ये भी इसका एक की पॉइंट है कि आप याद रखिएगा. तो मेजर पॉइंट्स आपने सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या क्या पढ़े. आपने कहा कि ये एक रिसेसिव डिजीज है, इसलिए जो भी अफेक्टेड होगा उसके अंदर दोनों एलील होमोजाइगस रिसेसिव होने चाहिए, स्मॉल एस. आपने कहा ये बीमारी जो है वो बीटा चेन के अंदर की वजह से होता है, जो कि बीटा चेन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है. तो वो जीन जो कि बीटा चेन को कोड करता है उसमें म्यूटेशन होती है, और वो म्यूटेशन इस तरह होती है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट होता है दूसरी न्यूक्लियोटाइड से, यानी मीन ए इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. आप कहते हैं कि एक का जो CTT होता है उसका थायामीन जो है वो रिप्लेस होता है बाय एडेनिन, तो CTT कन्वर्ट हो जाता है CAT में, यानी कैट बनता है. CTT जो है वो कोड करता है कि कौन से अमीनो एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को, जो कि जिसका R ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है, यानी हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर सॉल्युबल होता है. उसकी जगह पे जो नया अमीनो एसिड बनेगा वो वेलिन होता है. वेलिन का R ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, लेस सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से बीटा चेन लेस सॉल्युबल होगा तो हीमोग्लोबिन लेस सॉल्युबल होगा. अब लेस हीमोग्लोबिन आपस में स्टक होता है, जिससे ऑक्सीजन की एफिशिएंसी मुतासिर होगी, और उस वक्त जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो इसका शेप जो है वो कॉन्केव हो जाता है,
यानी सिकल सेल शेप हो जाता है। ये मैंने आपको डिस्कशन बताई थी। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर कोई शख्स हेट्रोजाइगस है तो उसके अंदर भी 5% से लेके 15% तक आरबीसी जो है वो सिकल सेल होते हैं। काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा। आपको सारे पॉइंट्स इसके समझ आ गए? जी बेटा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आर यू गेटिंग? सर ये जो नॉर्मल सेल है और जो सिकल सेल है, इन दोनों की लाइफ साइकिल सेम होती है? लाइफ साइकिल से मुराद क्या है योशा? नहीं मतलब रेड ब्लड सेल मतलब काफी महीने तक मतलब लिव करता है, बाकी मतलब 4 जी महीने जी तक जी करता है ना, जी और जी बाकी जी जी सिकल जी सेल जी क्या जी करता बिल्कुल। देखो, और कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, बस ये जरूर है कि अगर ये सेल आपस में स्टक हो जाते हैं तो ये फंक्शनल लेस हो जाते हैं, ये इसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहती जो नॉर्मल आरबीसीज की होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं एक और डिसऑर्डर की तरफ, और वो है अल्बिनिज्म। आप लोग जानते होंगे अल्बाइनो क्या होता है? अल्बिनिज्म, अल्बाइनो, सर ये डिसऑर्डर बीमारी। के बारे में एक जर्नल से सवाल है। जी बेटा। आपका ये जो डाउन सिंड्रोम था और सिकल था, ये जी दोनों के दोनों जो है ये इनहेरिटेड डिजीजेस होते हैं या जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तब आते हैं? बेटा, ये दोनों डिजीजेस जो है, देखो ये जेनेटिकल डिजीजेस है। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो म्यूटेशन है इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप ये पूछ रहे हैं? नहीं सर, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसमें आपके दोनों पेरेंट्स को हेटेरोजाइगस होना पड़ेगा या उनमें से उनसे ही आपको जो है वो जीन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन एग्जैक्टली सिकल सेल एनीमिया पहले सबसे पहले जिसको हुआ होगा उसका जो म्यूटेशन हुई होगी ना फर्टिलाइजिंग के जी जी दौरान, जी 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 बिल्कुल 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 सही कह तो रहे हो। हाँ ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेटेरोजाइगस ना हो लेकिन हम जो है वो एनीमिक हो क्योंकि एग्जैक्टली हमारे अंदर म्यूटेशन। एग्जैक्टली। ओके ओके, आई गॉट इट, यस। बिल्कुल, आप यानी आप बात कर रहे हैं इस डिजीज की ओरिजिन की, कि जाहिर सी बात है वैसे तो कोई चीज आसमान से तो नहीं टपकता, कोई ना कोई रीजन तो इसका होगा जिसकी वजह से म्यूटेशन हो गई होगी। तो बेसिकली जितने भी ये म्यूटेशंस हैं ये ओरिजिनेट हो चुके हैं बहुत पहले। अब इनकी सिर्फ और सिर्फ एलिलिक फ्रीक्वेंसी पे काम चल रहा है कि किस आदमी के अंदर ये बीमारी कितनी तेजी से ट्रांसमिट होती है। अब अगर किसी आदमी के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और उनके अंदर हम कहते हैं कि ये बीमारी आ चुकी, पहली बात तो ये है कि ये बीमारी उसकी कितने सेल्स में होगी? हर सेल्स के अंदर तो म्यूटेशन नहीं हो गया होगा ना। यानी अगर आप फिजिकली अफेक्टेड है तो आपके हर सेल में इसका जीन होना चाहिए। आप अगर म्यूटेशन, आपकी बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है, बेटा क्लास हो रही है प्लीज, अगर यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो रही है तो वो तो आपके सोमैटिक सेल्स में होगी मेरे बच्चे, का 1 2 या 3 या 4 सेल्स के अंदर होगी ना। लेकिन जो बंदा जायगोट से बनता है, उनके पेरेंट्स से एलील आ चुका हो, तो माइटोसिस से वो जीन की हजारों लाखों कॉपियां पूरी बॉडी में होती हैं। ऐसा मोहम्मद, अगर शायद आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है। तो जिस म्यूटेशन की आप बात कर रहे हैं, शायद जो पहली बार ये बीमारी आ गई होगी और जिस बंदे को पहली बार हो चुकी होगी तो वो खुद नॉर्मल होगा, क्योंकि उसमें कुछ सेल्स हो गए और एक्सीडेंटली उन सेल्स में मियोसिस हो गया होगा, जिससे आगे नस्ल में ये बीमारी नस्लों के नस्लों तक जा रही होती है। यू गेट इट? ठीक है, तो अब जो म्यूटेशन होती है सिकल सेल की वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स के अंदर हेटेरोजाइगस जीन्स थी। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और डाउन सिंड्रोम जो है उसके साथ भी यही केस है कुछ? डाउन सिंड्रोम के साथ तो खैर ऐसा केस नहीं है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में पेरेंट्स से जीन उस वक्त जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बीमारी हो सकती है। शुरू में इसका कोई जीन नहीं था, बल्कि पूरा क्रोमोसोम्स के अंदर स्पिंडल फाइबर की रेप्लिकेशन में एरर आ गया, जिस वजह से गड़बड़ हो गई। मेरा मतलब ये है सर कि आपका ये एक मिनट सोचेंगे। बेटा 1 मिनट मुझे देंगे, मैं जरा रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बच्चों की इस रूम में आ रहे हैं। शोएब के काम ऐसे होते हैं ना, क्या करूँ। हाँ अच्छा ठीक है, 1 सेकंड बेटा, मैं जरा
आपके साथ हूँ, आप कनेक्ट रहिएगा प्लीज। सॉरी हम आपको तंग नहीं कर रहे। वो कह रहा है सॉरी यार। पंखा बंद करवा दी, सारी बंद करवा। जी बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? म्यूट तो नहीं हूं मैं? जी सर, आ रही है। ठीक है, सही है। चलो तो शुरू कर लें अल्बिनिज्म। अच्छा सर, एक सवाल कंप्लीट होने दें। जी जी प्लीज। हमारा ये जो डाउन सिंड्रोम था, इसका कोई ऐसा इन्फ्लुएंस होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम रिलेटेड टू बीइंग उनके जो फोर फादर्स हैं उनमें अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो? देखो, पहली बात तो ये है कि जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल डाउन सिंड्रोम के पेशेंट रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। एक तो बात ये हो जाएगी, इसलिए नहीं, तो यानी कि चांसेस किसी की खाला फुप्पो को जो है वो डाउन सिंड्रोम हो। सॉरी, दोबारा बोले। एक फैमिली के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ, मैं आप इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम की जो फ्रीक्वेंसी है उसका ताल्लुक किस चीज के साथ है, कैसे हम ये किस बेस पे कह सकते हैं कि इस फैमिली में डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा है? तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस उस वक्त बढ़ते हैं जब कोई फीमेल की जो प्रेगनेंसी है वो आफ्टर 42 इयर्स की बात हो। 42 इयर्स के पहले जो प्रेगनेंसीज होती है फीमेल में, उनमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस नहीं होते, लेकिन 40 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है फीमेल में तो उनमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि इट इज अनप्रेडिक्टेबल चेंज। लेकिन जाहिर सी बात है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 40 या 40 से ज्यादा फीमेल में हो सकती है। और ऐसा नहीं होता कि अगर एक फीमेल फैमिली में उनके पेरेंट्स में डाउन सिंड्रोम मौजूद है तो ये नस्लों दर नस्लों तक चलता रहेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक एट ओल्डर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी से है। हसन जी सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, so let's move to albinism now. अल्बिनिज्म की बात करते हैं। अल्बिनिज्म एक डिजीज है और ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर और इट इज ऑल्सो अ रिसेसिव डिजीज। ये भी रिसेसिव है। इट इज ऑल्सो अ रिसेसिव डिजीज। इसका मतलब ये है, एक बार फिर हमें पेशेंट के लिए क्या होना होगा? होमोजाइगस होना जरूरी है इस डिजीज को। सिम्टम्स क्या है? असल में होता क्या है? लैक ऑफ पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स की बीमारी है। पिगमेंट्स नहीं होती। अब पिगमेंट्स कहाँ नहीं होती? कई जगहों पे नहीं होती। स्किन में नहीं हो सकते, इस तरह हेयर्स में नहीं होते, आयरस में नहीं होते, आंखों में। तो और इसके 10-12 किस्में हैं। बाज में ये होता है कि स्किन में है पिगमेंट्स होते हैं लेकिन बालों में नहीं होते, बाज वक्त बालों में भी होते हैं, स्किन में भी होते हैं, आंखों में नहीं होते हैं कि ब्लूइश टाइप के होते हैं। तो अल्बाइनो जितने भी लोग होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसका स्किन बिल्कुल वाइट होता है, इसके बाल वगैरह दाढ़ी के या भवें जो है वो सारी वाइट होती हैं, और उसके आंखों का जो आयरस होता है बाज वक्त वो रेडिश कलर का नजर आ रहा होता है, पिंकिश रेडिश। वो इसलिए क्योंकि जो आयरस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें पिगमेंट्स नहीं होते। तो आयरस के पीछे जो ब्लड वेसल होते हैं उसकी वजह से आयरस रेड नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो
जो हल्का सा रेडिश नजर आता है वो ब्लड की वजह से होता है। तो इन पेशेंट के अंदर होता ये है कि ये अब तेज धूप के अंदर अपने आंखें खुल नहीं पा सकते, क्योंकि इसका जो रेटिना है वो काफी सेंसिटिव होता है अल्ट्रावायलेट रेज के लिए, सनलाइट के लिए। तो एक तो इनका नजर का भी इशू होता है, इसको कम नजर आता है, इसका प्यूपल कंप्लीटली खुलता नहीं है, और स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शन इस पे आसानी से हो जाते हैं। लेकिन इसकी कॉज जो है मेजर वो क्या है, जिस तरह के आपने कहा ना कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो म्यूटेशन हुई थी वो एक जीन में हुई थी जो कि बीटा हीमोग्लोबिन को कोड कर रहा था। तो अल्बिनिज्म के अंदर ये बीमारी कैसे होती है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी समझा दूं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन। ये हमारे ये जो भी रिएक्शन इस वक्त होने जा रहा है, ये रिएक्शन हमारे उन सेल्स के अंदर होते हैं। उन सेल्स को हम नाम दे देते हैं, कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इसको हम कहते हैं मेलिनोसाइट्स। Melanocytes are the cells which are present in some specialized organs, like they might be present in the hair papilla, जो बालों के सेल्स होते हैं, से बाल निकलते हैं, तो उनके अंदर भी हो सकते हैं। जो हमारे जहाँ से हमारे आयरस के सेल्स बनते हैं, यानी कोरोइड्स की जहाँ पिगमेंट्स होते हैं आंखों में, उनके अंदर मेलानोसोम्स होते हैं, सेल्स होते हैं। इसी तरह जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं उसके अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं। तो मेलानोसाइट्स सेल्स है असल में, और ये वो सेल्स है जहाँ पिगमेंट्स की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इन सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो बाकी सेल्स में नहीं होते। ये एक ऑर्गेनेल है। कौन सा ऑर्गेनेल है? इस ऑर्गेनेल का नाम क्या होगा? मेलिनोसोम। तो मेलिनोसोम क्या है? ऑर्गेनेल है, और मेलिनोसाइट क्या है? सेल है। मेलिनोसाइट्स के अंदर होते हैं मेलिनोसोम्स, और मेलिनोसोम्स के अंदर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? मेलानिन, यानी पिगमेंट्स। क्योंकि मेलानिन का ताल्लुक खास किस्म के सेल से होता है, हर एक सेल्स मेलानिन नहीं बनाते, इसलिए हर सेल्स के अंदर मेलिनोसोम्स नहीं होते। तो जिन सेल्स के अंदर मेलिनोसोम्स होते हैं वो कहलाते हैं मेलिनोसाइट्स, और वो खास तरह के स्ट्रक्चर्स में होते हैं, बालों में, आंखों में, स्किन में, ये पिगमेंट्स बनाते हैं। अब ये मेलिनोसोम की मैं बात कर रहा हूँ, मेलिनोसोम के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टायरोसिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, टायरोसिन। इस टायरोसिन को कन्वर्ट किया जाता है एक डिराइवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का एक डिराइवेटिव है जिसका नाम है डोपा। क्या नाम है इसका? डोपा। डोपा असल में एक बड़ी लंबा नाम होगा, आई डोंट नो किस कोई एब्रिविएशन होगी, क्योंकि सबको कैपिटल लिखा गया है, DOPA। तो डोपा को कौन बना रहा है? टायरोसिन बना रहा है, और ये डोपा फिर कन्वर्ट हो जाता है एक और कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं डोपाक्विनोन। डोपाक्विनोन। एंड फाइनली डोपाक्विनोन कन्वर्ट होता है किसमें? मेलानिन में, जो कि पिगमेंट है। अब ये पूरा प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेप्स है, जिसके अंदर ट्रांजिशनल स्टेजेस है डोपाक्विनोन एंड डोपाक्विनोन। असल में टायरोसिन जो है वो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है जिससे मेलानिन बनता है, और इस पूरे प्रोसेस को अगर हम कहें, एक एंजाइम कैटलाइज करता है जिसका नाम होता है टायरोसिनेज। अब टायरोसिनेज अगर एक एंजाइम है तो इस एंजाइम का, एंजाइम आपको पता है प्रोटीन होता है, तो इस प्रोटीन का एक जीन भी होता है। तो टायरोसिनेज का जो जीन होता है उसके अंदर होती है म्यूटेशन, और जब म्यूटेशन होता है तो उसके जवाब में जो एंजाइम बनता है वो होता तो टायरोसिनेज है, लेकिन वो इनएक्टिव होता है, वो काम नहीं कर पाता। जब वो काम नहीं कर पाता तो वो टायरोसिन को डोपा के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, जब डोपा नहीं बनेगा तो डोपाक्विनोन नहीं बनेगा, डोपाक्विनोन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। तो
ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इसकी बड़े खतरनाक नताइज ये होते हैं कि एक तो मेलानिन नहीं बनेगा, दूसरा टायरोसिन जो है वो बॉडी में ज्यादा सेल्स के अंदर इसकी डिपॉजिट्स ज्यादा हो जाएंगे और टायरोसिन बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक है क्योंकि ज्यादा टायरोसिन जो है अगर वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है बॉडी में टिश्यू फ्लूइड के थ्रू तो ये किडनीज को भी डैमेज कर देते हैं। तो ये भी एक नुकसानदेह चीज है कि इसको ना सिर्फ मेलानिन नहीं होता बल्कि इसका ज्यादा एक्यूमुलेशन भी खतरनाक है। तो टायरोसिनेज की ना होने की वजह से ये सारा काम होता है। अब मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि टायरोसिनेज काम कैसे करता है। असल में ये टायरोसिनेज एंजाइम है ना, टायरोसिनेज एंजाइम इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। बेटा आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ चुके थे एएस के अंदर, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर। वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर लगा होता है आर पार। आपने एक ऐसा ही एंजाइम और भी पढ़ा था, मैं आपको याद दिला देता हूं, उसका नाम था एडिनाइलेट साइक्लेस, अगर आपको याद हो। ये आपने पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन के अंदर, जब हम लिवर के सेल के अंदर बात कर रहे थे एड्रिनलिन के लिए एक एंजाइम लगा था एडिनाइलेट साइक्लेस। परहैप्स मैं इस वक्त इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे लगा है जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो टायरोसिनेज एंजाइम है वो यूं लगा है। ये टायरोसिनेज है, दिस इज टायरोसिनेज, दिस इज टायरोसिनेज। अब इस टायरोसिनेज की एक खास बात आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। यूजुअली इसमें इस टायरोसिनेज में यहाँ पर 2 कॉपर आयन लगे होते हैं, यानी जिस तरह के एंजाइम्स के अंदर एक चीज लगी होती है तो यहाँ पे कॉपर लगा हुआ है, Cu2+, कॉपर आयंस लगे हुए हैं। तो एक बात मुझे बता दो, अगर इसके ऊपर कॉपर आयंस लगे हैं तो क्या टायरोसिनेज इस वक्त टायरोसिनेज इस वक्त इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या डोनेट करेगा टायरोसिन को? अंदर यहाँ टायरोसिन मौजूद है जो कि एक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन असल में जब कन्वर्ट होता है डोपा में तो कुछ हो रहा है, और वो क्या हो रहा है मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। ये असल में रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में टायरोसिनेज इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? सर टायरोसिन से इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन लेगा? मतलब टायरोसिन से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ, तो टायरोसिनेज खुद ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? साइनेस वो होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा। तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइज। हाँ, तो हम कहते हैं कि टायरोसिनेज जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? ये ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये ऑक्सीडेशन करा रहा होता है और जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ये टायरोसिन को ऑक्सीडाइज कर देगा। टायरोसिन जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कन्वर्ट होता है डोपा में। मतलब हुआ कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है टायरोसिनेज का, ये असल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो कि फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि जब टायरोसिनेज एंजाइम के अंदर वो म्यूटेशन होती है तो इसका शेप बिगड़ जाता है और कहा जाता है कि इसका शेप तकरीबन कुछ यूं हो जाता है कि इसका जो कॉपर वाला साइड है वो इन्वर्टेड हो जाता है, यानी कुछ यूं अगर मैं कहूँ इसका स्ट्रक्चर, तो कॉपर वाला साइड ऊपर चला जाता है और नीचे साइड आता है। अब इसका मतलब है कि ये सेल के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता और जब ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता तो टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होता एंड द पेशेंट रिमेन पिगमेंटलेस। दिस इज द केस ऑफ अल्बिनिज्म। गॉट इट? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हसन, तलहा, ऑल ऑफ यू। जी बेटा, क्लियर है? जी
जैनब, यूसुफ, यूशा, तला, प्लीज जरा एक्नॉलेज करते जाएं ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है। मिकराम, सर हसन, एक सवाल है जी। सर, एक सवाल है सर, वो सवाल था कि सर जब सनलाइट यूवी लाइट जब पड़ती है स्किन में तो मैं आई मतलब कि मेलेनिन बनता है ना, ताकि वो स्किन कैंसर ना हो सके। देखो, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि असल में मेलानिन पिगमेंट्स को बनाने में टायरोसिन का बड़ा रोल, टायरोसिनेज का बड़ा रोल है, और जाहिर सी बात है इनके लिए कोई सोर्स ऑफ एनर्जीज भी होंगे, वो सर आवाज नहीं आ रही।
यार क्या है ये आजाद है। कहाँ तक पढ़ा आप लोगों ने? हंटिंगटन पढ़ लिया? हेलो, आवाज आ सर रही है बच्चों? जब मैंने सवाल पूछा था तब से डिस्कनेक्ट हुआ है। आपने क्या पूछा था सवाल? वही कि यू कैंसर होता है तो क्या होता है, मेलेनियन बनता है क्या होता है, वही। दोबारा पूछो बेटा। सर छोड़ दे, बस आप आगे बढ़ा दें। नहीं, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं तो मुस्तकिल तौर पे पढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि डिस्कनेक्ट हुआ है। कहाँ तक पढ़ा आप लोगों ने, इतना तो बता दे मुझे। हंटिंगटन पढ़ा नहीं पढ़ा? अल्बाइनिज्म खत्म हो गया था। हंटिंगटन पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने? नहीं, उस वक्त से डिस्कनेक्ट हुआ है। ए यार अजाब है यार, तुम्हें दोबारा बोलूंगा। अच्छा चले, अगर कभी ऐसा होता है तो मुझे फिर फौरन फोन करके बता दिया करो, ठीक है? मुझे पता नहीं चलता बेटा। यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? जी मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यार तुम लोग जवाब नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा जी बच्चे? जी। हाँ तो जवाब फौरन दे दिया करो ना यार। ये देखो मैं कितना पढ़ा चुका हूँ आगे हंटिंगटन। तो सामने देखो मैंने लिखा हुआ है हंटिंगटन डिजीज जो है इट इज कॉज बाय अ डोमिनेंट एलील। पहली बात तो ये है कि ये डिजीज कैसे होगी? डोमिनेंट एलील की वजह से होगी। और ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे लगा होता है? बताते जाओ यूशा। क्रोमोसोम नंबर 4 पे लगा होगा। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, नजर आ रहे हैं ना? जी जी, क्रोमोसोम नंबर 4। अच्छा, इनिशियली पेशेंट के साथ क्या क्या होता है? जो विक्टिम है डिप्रेशन का शिकार होता है, अनेबल टू लर्न इजी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, छोटी छोटी बातें उसको समझ में नहीं आती, याद करने में इनको प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता चीजों को, एंड अनेबल टू मेक डिसीजन नहीं ले पाता, मुश्किल होता है उनको। नर्व सेल्स डिसेबिलिटी की बीमारी है, इसका मतलब है कि नर्व सेल्स के अंदर गड़बड़ हो रही है, नर्व सेल्स जो है वो डिस्टर्ब है। अच्छा, अनेबल टू मेक डिसीजन। खोरिया, इसकी एग्जांपल मैंने दी है। खोरिया बाज़ औक़ात ना एक बीमारी होती है जिसको खोरिया कहते हैं। खोरिया के अंदर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जो उनका गर्दन टेढ़ा होता है और गर्दन को बार-बार झटके दे रहे होते हैं, बार-बार झटके दे रहे होते हैं, उसका हाथ भी टेढ़ा होता है, वो लगता है कि वो एबनॉर्मल है। पूरी बॉडी में क्रैम्पलिंग होती है, मतलब वो जर्क महसूस होती है। द पर्सन शो इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक आपको पता है कि वो उसकी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, गर्दन में होती है या हाथों में होती है, तो अपने आप को तेजी से जर्क करके हिला रहा होता है। आप आवाज आ रही है मेरी? जी तो इस बीमारी की वजह क्या होती है? इसमें हंटिंगटन क्रोमोसोम नंबर 4 पे लगा है। मैं आपके सामने क्रोमोसोम नंबर 4 का एक जीन बना रहा हूँ। सपोज करिए हंटिंगटन का जीन है, इसको यूजुअली कहते हैं HTT जीन, जो हंटिंगटन का जीन है क्रोमोसोम नंबर 4 पे लगा है। अब इसके अंदर आपको पता है कि नॉर्मल सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की। ये कोडिंग रीजन है पूरा, ट्रिपलेट कोड लगे हैं इसके अंदर, ठीक है ना? ये ट्रिपलेट कोड है। लेकिन एक बात याद रखो कि हर जीन के बीच में ट्रिपलेट कोड के साथ-साथ एक नॉन कोडिंग एरिया भी होता है, जिसको मैं इस वक़्त ये जो ब्लू एरिया है पूरा, यहाँ मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ। ये देखिएगा आप ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक कोड है और वो है, मैंने कितने एक साथ बनाए हैं? देखो कितने बनाए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, 7। और ये पाँचों क्या है? सी, 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 सी। उसके बाद फिर नॉर्मल कोडिंग शुरू हो जाती है, ट्रिपलेट कोड। 3 ट्रिपलेट कोड के बाद सपोज करें ये दोबारा रिपीट हुआ, इस बार सी 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 ज्यादा आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। ये कहलाता है नॉन कोडिंग पार्ट, जो जीन के अंदर होती है। यानी जीन के अंदर कोडिंग के साथ साथ बीच में जो कोड होते हैं उनके अंदर नॉन कोडिंग एरिया भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जो हंटिंगटन का पेशेंट होता है उसका अगर आप क्रोमोसोम नंबर 4 देखते हैं तो एक बात याद रखो, क्रोमोसोम नंबर 4 पे अगर ये जो सीरीज है जो रिपीट होता है, इस रिपीटिंग सीरीज को क्या नाम देते हैं? इस रिपीटिंग सीरीज ऑफ नॉन कोडेड
repeating series of non-coding nucleotides is called stutter. क्या कहते हैं इसको? स्टटर कहते हैं। और ये स्टटर एक डीएनए पे सी होगा तो दूसरे पे क्या होगा? जी होगा। अब एक नॉर्मल आदमी अगर होगा जिसको हंटिंगटन डिजीज नहीं होती, तो ये स्टटर जो है ये 1 से लेके 35 तक हो सकते हैं। यानी ऐसे आदमी में अगर ये एक जीन के अंदर ये 35 बार रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो उस बंदे में ये बीमारी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जिसमें ये स्टटर 36 से शुरू होके 40 पे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इस आदमी में ये बीमारी के चांसेस होंगे, लेकिन ये बीमारी लेट स्टेज में होगी। आफ्टर 37 इयर्स के बाद जाके ये बीमारी आएगी इसमें। अगर ये स्टटर 40 से ऊपर होके तकरीबन 65 की तरफ आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके चांसेस मजीद जो है कम हो गए। अब ये बीमारी आएगी इस आदमी में तकरीबन 30 साल की उम्र में। जितना ये स्टटर ज्यादा होते जाएंगे, उतनी बीमारी जल्दी आने के चांसेस होते हैं। और इन स्टटर की जो तादाद है ये तकरीबन 120 तक जा सकती है। तो जितने लंबे स्टटर होंगे, जितना ज्यादा स्टटर होंगे, बार बार रिपीट होंगे सीसी, उतना ये डिजीज जल्दी आएंगे। तो इसका मतलब ये कोरिलेशन है। The longer the nucleotide sequence of stutters, the more early the disease will be developed. तो इसका मतलब है कि जिसमें 120 के करीब होंगे, उसमें ये बीमारी जो है वो समझ लो कि 18 साल से लेके 22 साल के अंदर भी इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो 36 से 40 के दरमियान में 37 तो नहीं कहूँगा, तकरीबन 40 साल तक ये बीमारी आ सकते हैं। और 40 से 65 पे अगर आप जाते हैं तो ये बीमारी तकरीबन 37 ईयर्स के बाद में, और इस तरह अगर आप मजीद चलते हैं तो ये बीमारी जल्दी आ जाएगी। बेटा ये बातें सारी समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है हंटिंगटन के मुतालिक? आप लोगों को समझ आ रहे हैं? यस सर ये जो हाँ। सिम्टम्स हैं ये देर से मतलब शो होते हैं। हाँ, ये सिम्टम बहुत देर से शो होंगे। यही वजह होती है, इस पे सवाल आते हैं कि क्यों हंटिंगटन डिजीज खत्म नहीं होता दुनिया से, जबकि बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि असल में प्रॉब्लम ये होती है ना कि लोगों को शुरू में पता नहीं होता। अब जिस बंदे को पता चल जाता है, सिम्टम आ जाते हैं, उस वक्त उसके बच्चे भी बड़े हुए होते हैं, तो इसका मतलब है एलील फ्रिक्वेंसी तो बढ़ती जाती है आगे। क्योंकि अगर उनको पता होता कि उसमें ये बीमारी है, तो शायद वो आगे रिप्रोडक्शन के स्टेज से ना गुजरता, शायद वो शादी ना करता, शायद उनके बच्चों में बीमारी ना होती। लेकिन चूंकि अर्ली स्टेज पे इस बीमारी का पता नहीं चलता, मिडिल स्टेज पे होता है, इसलिए मेजॉरिटी टाइम पे बीमारी अभी मौजूद है, खत्म नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात? जी। तो ये 3 बीमारियां आप लोगों ने पढ़ी बच्चों। एक हंटिंगटन, तो मेजर चीज क्या हुई? हंटिंगटन एक डोमिनेंट डिजीज है। एक भी जीन अगर मौजूद हो जिसमें स्टटर की तादाद 35 से ज्यादा होगी, तो ये बीमारी उस शख्स के अंदर आ सकती है। अच्छा, जितने स्टटर कम होंगे, अच्छा अगर 35 स्टटर है तो फिर तो इसके सिम्टम्स नहीं आते। 35 से कम होंगे तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी के अंदर भी ये स्टटर मौजूद, हम सब में, आप में, मुझ में, सब में ये स्टटर मौजूद है। लेकिन ये स्टटर हमारे अंदर 1 से लेके 35 के रेंज में होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। जबकि हर आदमी में इसकी तादाद वेरिएबल होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। परहैप्स जितने स्टटर ज्यादा होंगे, जो कि एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, सी का, जो कि जॉइंट होते हैं आपस में, 5 सीसी भी हो सकते हैं, 10 सीसी भी हो सकते हैं, 18 सीसी भी हो सकते हैं, और इनके रिपीट्स भी वेरिएबल होते हैं। और जो एक नॉर्मल आदमी होगा उसमें इसकी तादाद 35 से कम होंगे। 35 से आगे जितने इसकी स्टटर की तादाद बढ़ाते जाओगे, उतने उसके चांसेस बीमारी की ज्यादा होते जाएंगे। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना काफी है इंशाल्लाह। आपने जीन म्यूटेशन की 3 बीमारियां पढ़ी, जिसमें से एक था आपका सिकल सेल एनीमिया, एक आपका था एल्बिनिज्म, और एक आपका था तीसरा वाला हंटिंगटन डिजीज। तीनों जीन म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीन एक्सप्रेशन, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज योर टर्न। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आई एम हियर प्लीज। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं है?
Okay then. Then inshallah we will continue our class next time. I mean on Wednesday. Thank you very much. See you again. Allah Hafiz.